नमस्कार प्रिय साथियों। एस आर ग्रुप है पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 से सभी सिलेबस आधारित टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में चाहे राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात हो, करंट अफेयर से संबंधित हो, विज्ञान, भूगोल, प्रश्नोत्तर, इतिहास और हिंदी शिक्षण विधियाँ, तो ये लगातार करवाई जा रही हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान का लगभग सिलेबस आपको पूर्ण करवा दिया गया है। चाहे उसमें भूगोल हो, इतिहास हो, सभी आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं मित्रों। प्ले लिस्ट में सभी टॉपिक मिल जाएंगे, आराम से देखें। लगातार जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो तब तक करंट अफेयर हो या अन्य प्रश्नोत्तर हो, उनका अभ्यास करते रहें। और हिंदी शिक्षण विधियों के या रीति विज्ञान से संबंधित जो पार्ट है आपके दे रखा है, उससे संबंधित अभी टॉपिक करवाए जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से करें। देखिए, ये अभी देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान वाला पार्ट चालू कर रखा है आपका। और इसमें हिंदी से संबंधित हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना और भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, ये टॉपिक आपके इतने कंप्लीट करवा दिए गए हैं। 20 अंक के क्वेश्चन लेवल 2 के लिए आएंगे और 8 अंक के क्वेश्चन लेवल फर्स्ट के लिए इसमें से आएंगे। दोनों के सेम टॉपिक है, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सेम टॉपिक हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान में। और आज देखने वाले हैं मित्रों, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ। हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का खास टॉपिक, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ। सबसे पहले देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। प्रत्येक भाषा की अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और संवैधानिक स्थिति होती है। उसी के अनुरूप उसकी शैक्षिक स्थिति और समस्याएं होती हैं। हिंदी भाषा का हिंदी प्रदेशों, हिंदी प्रदेश देखिए यहाँ पर बताया गया है उत्तर भारत को। उत्तर भारत में लगभग हिंदी भाषा बोली जाती है, में मातृभाषा के रूप में अध्यापन होता है। तो हिंदी प्रदेशों, जिसमें आपका दक्षिण भारत में द्वितीय भाषा के रूप में अध्यापन होता है। हिंदी शिक्षक को हिंदी भाषा का अध्यापन करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो निम्न है, तो जो जो समस्याएं आती हैं मित्रों, वही क्या है, चुनौतियां हैं। अब दक्षिण भारत में वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, उत्तर भारत में तो हिंदी है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन दक्षिण भारत में अंग्रेजी विषय यानी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग करते हैं हिंदी भाषा को। तो यहाँ पर आमतौर पर चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। क्या क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं, देखते हैं एक एक करके। ये कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं, देखिए। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि का अभाव, ये आमतौर पर देखने को मिलता है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप 10th कक्षा पास कर चुके हैं, 10th कक्षा आपने पास कर ली है, उसके बाद में मित्रों आपका जो हिंदी की तरफ रुझान है वो बहुत कम देखने को मिलता है। कैसे? 10th कक्षा पास करते ही आप भागने लग जाएंगे मैथ की तरफ, या तो आप मैथ लेंगे। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। घर वालों का आप पर प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है, या समाज का प्रेशर हो सकता है, या आपकी खुद की रुचि हो सकती है। या फिर साइंस की तरफ भागेंगे, कॉमर्स की तरफ, हिस्ट्री की तरफ, पॉलिटिकल की तरफ। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति जो रुचि है छात्रों की, वो बहुत कम होती है, और जिसके कारण शिक्षक के सामने तो ये समस्या है और इसी को चुनौती के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, हिंदी शिक्षक को उचित महत्व न देना। दूसरा दूसरा जो समस्या है या कारण है, चुनौती है, यह है हिंदी शिक्षक को उचित महत्व न देना। अब जो विद्यार्थी मित्रों साइंस की तरफ रुचि है, जिनकी मैथ की तरफ है या कॉमर्स की तरफ है, वो हिंदी शिक्षक को महत्व क्यों देंगे? और जिस विद्यालय में हिंदी शिक्षक है कार्यरत है, अगर वहाँ पर साइंस के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, मैथ के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो वहाँ का जो प्रशासन है वो भी हिंदी शिक्षक की तरफ ध्यान कम देते हैं। यह आमतौर पर आपने महसूस किया होगा, देखा होगा। तो ये भी एक चुनौती है कि हिंदी शिक्षक को उचित महत्व न देना। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है मानक पाठ्य पुस्तकों का अभाव। अब मानक पाठ्य पुस्तकें होती क्या है? वे पुस्तकें मित्रों, उन पुस्तकों को मानक पाठ्य पुस्तक कहते हैं
जिनमें सुधार की गुंजाइश से बहुत ही कम हो, सुधार की गुंजाइश से बहुत ही कम हो, उन पाठ्य पुस्तकों को कहते हैं मानक पाठ्य पुस्तकें। और हिंदी में आमतौर पर देखा जाता है सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है, सुधार लगातार चलते रहते हैं, संशोधन होता रहता है उसमें। तो मानक पाठ्य पुस्तकों का अभाव है इसमें, और यह भी एक चिंता का विषय है। तो चुनौती के रूप में इसको भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर आपका दे रखा है स्थानीय बोलियों का उच्चारण। ये सभी चुनौतियां हैं मित्रों, जो आमतौर पर शिक्षक के सामने उजागर होती हैं, कहीं ना कहीं उसके परेशानी का कारण बनती हैं। स्थानीय बोलियों का उच्चारण, अब जैसे ड्यूटी आपकी लग गई दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में वहाँ पर ड्यूटी है आपकी, या महाराष्ट्र में लग गई। महाराष्ट्र में मित्रों आपको पता है मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। और दक्षिण भारत में अंग्रेजी भाषा है, उसको प्राथमिकता दी जाती है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारते हैं। अब वहाँ के स्टूडेंट हैं वो मराठी बोलते हैं स्थानीय भाषा, और जो दक्षिण भारत में वहाँ के अंग्रेजी उच्चारित करते हैं। अब उनको मित्रों आप हिंदी में समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, चाहे भले ही आप कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ाते हो। लेकिन कहते हैं ना कि स्थानीय उदाहरण, स्थानीय भाषा में उदाहरण उनके सामने पेश नहीं किए तो फिर वो भाषा को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। जो भी आप सिखा रहे हो, कितना ही अच्छा सिखा रहे हो, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत तभी होगी जब उनकी स्थानीय बोली में उसको पढ़ाया जाए। और आपने प्रशिक्षण ले नहीं रखा है अगर दोनों भाषाओं का, अगर अंग्रेजी क्षेत्र में वहाँ पर जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा का भी प्रशिक्षण आपको लेना चाहिए साथ में। तो ये भी एक समस्या आती है, स्थानीय बोलियों का उच्चारण। आधे से शब्द ऐसे होते हैं जो छात्रों के द्वारा जब बोले जाते हैं तो शिक्षक के समझ में नहीं आते हैं, और शिक्षक के द्वारा हिंदी भाषा में बोले जाते हैं वो विद्यार्थियों के समझ में नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये एक समस्या है और इसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण की कठिनता। व्याकरण अत्यधिक कठिन होने के कारण इसके नियम हैं, अगर आपने हूबहू याद कर रखे हैं या अच्छे से उनको समझ रखा है तो आप भाषा का ठीक तरह से प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा उनका प्रयोग करना इतना आसान नहीं है। तो व्याकरण की जो कठिनता है ये भी कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनती है। और लेखन संबंधी अशुद्धियाँ, आप कितने भी मैच्योर हों, कितने भी परिपक्व हों, कितने भी अच्छे हिंदी के शिक्षक हों, लेकिन फिर भी लेखन संबंधी अशुद्धियाँ आमतौर पर हिंदी में देखने को मिल जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसके जो शब्द हैं, इनके शब्दों का बनावट, इनका जो फॉन्ट का आकार है, उसके कारण आमतौर पर देखा जाता है कि अशुद्धियाँ कहीं न कहीं रह ही जाती हैं, और जिसके कारण लेखन संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं ये समस्या का कारण बनती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, छोटी बड़ी की गलतियाँ हैं, मात्राएं हैं, तो उनका सही से प्रयोग नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण भी ये समस्या उजागर होती है। और कक्षा में उच्चारण और वाचन की समस्या, शिक्षक, हालांकि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो सही प्रकार से नहीं बोलता हो, फिर भी हिंदी भाषा इस प्रकार की भाषा है जिसके जो उच्चारित शब्द हैं आपके द्वारा बोले गए हैं, वाचन उनका किया गया है, तो उनमें कहीं ना कहीं जो आपके स्वर हैं, व्यंजन हैं, घोष, अघोष, तालव्य, कंठ, तो इनका उच्चारण सही प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनमें त्रुटियां रह जाती हैं। तो ये भी एक कारण बनता है समस्या का। शिक्षण विधियों की अधिकता, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों की अधिकता यानी शिक्षण विधियां बहुत सारी लगाई जाती हैं अनेक प्रकार की, लेकिन वो क्या है? दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं। परंपरागत यानी पुराने समय से जो भी विधियां चली आ रही हैं उन्हीं का लगातार उपयोग किया जा रहा है, सरकार के द्वारा इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए गए हैं, और लगातार उन्हीं शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे तो बच्चे फिर ऊब जाते हैं, निरस्ता की तरफ जाते हैं। तो ये 9वां पॉइंट है इसका। कहने का मतलब यही है कि अगर नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो बच्चों में निरस्ता, उबाऊपन का कारण बनेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट है मित्रों जो भाषा शिक्षण में चुनौतियां पेश करते हैं। इसके अलावा और देखिए 10वां पॉइंट है शिक्षण उपकरणों यानी सर्वदर्शय का अभाव। ये भी शिक्षण उपकरण हैं वो सही प्रकार से या तो उपलब्ध नहीं होते हैं या इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और कक्षा का आकार एवं विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या, कक्षा का आकार बहुत सा छोटा है, छोटा सा आकार है कक्षा का,
और विद्यार्थी बहुत सारे हैं, क्योंकि जो विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या है, जनसंख्या है, उसके कारण विद्यार्थी तो आएंगे मित्रों। अब यहाँ पर रूम आपके पास में जैसे 4 रूम हैं किसी विद्यालय में, और 4 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं मान लीजिए। और ये उदाहरण के तौर पर है, सिर्फ पहली दूसरी क्लास को आपने इसमें बैठा दिया, छोटे बच्चे हैं, बैठ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये थोड़ी बड़ी क्लासें हैं, अब इनके विद्यार्थी ज़्यादा होंगे तो ठसाठस भरी रहेगी, अध्यापक के खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी इसमें। इतने विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, आमतौर पर देखा जाता है बहुत सारे विद्यालयों में। बाहर इनको बैठा नहीं सकते, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, कभी गर्मी कभी ठंड ज़्यादा, तो अंदर ही बैठाना पड़ता है। और जब ठसाठस भरी होगी क्लास तो सही प्रकार से बच्चे सीख नहीं पाएंगे, और अध्यापक भी सही प्रकार से क्लास को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें समस्या का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों आपका रोचक पाठ्यक्रम का अभाव। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो रोचकता उसमें कम होती है, यह भी एक समस्या का कारण रहता है। जिस प्रकार से बच्चे सीख सकें अच्छे से, उनको सिर्फ पढ़ा दिया, उसका व्याख्यान कर दिया, उससे नहीं होता है। बच्चों में कितनी ही रुचि जागृत हुई है उसके प्रति, ये भी जरूरी है। अभी रुचि का अभाव और रोचक पाठ्यक्रम नहीं होगा, सर्वे दर से उपकरणों का अभाव होगा, कक्षा का आकार छोटा होगा, या अन्य कारण जिनके कारण विद्यार्थियों में रुचि जागृत नहीं होती है, तो अभी रुचि का अभाव रहता है। और लास्ट पॉइंट दे रखा है हिंदी भाषी क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों का अभाव। हिंदी भाषी क्षेत्र यानी जहां पर हिंदी भाषा बोली नहीं जाती है, उनमें योग्य शिक्षकों का अभाव, यानी प्रशिक्षित नहीं है। अब अंग्रेजी, जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है, मातृभाषा अंग्रेजी है, वहां पर आपको अंग्रेजी का ज्ञान भी होना जरूरी है। हिंदी तो आनी ही आनी चाहिए, नहीं तो आप जो शिक्षण है वो कैसे कराएंगे। लेकिन साथ साथ में वहाँ की स्थानीय भाषा का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा शिक्षण करवा सकते हैं। तो ये भी एक समस्या के तौर पर उजागर होता है। अब देखते हैं, इनको विस्तारित रूप से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिए मित्रों, वैसे तो जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से फिर भी आप देख लिए। हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के प्रति अरुचि का अभाव। पॉइंट जो 14 बताए हैं वही रहने वाले हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, आराम से आपके सभी के क्वेश्चन इसमें से सही होंगे। जन समुदाय में हिंदी के प्रति अभिरुचि का अभाव, अप्रभावी शिक्षण के कारण भी विद्यार्थियों के लिए हिंदी की कक्षाएं उबाऊ और महत्वहीन प्रतीत होती हैं। अप्रभावी शिक्षण के कारण विद्यार्थियों के लिए हिंदी की कक्षाएं क्या रहती हैं? उबाऊ, उब जाते हैं बच्चे, महत्वहीन यानी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभिभावकों अथवा विद्यार्थियों का विशेष ध्यान प्राय विज्ञान, वाणिज्य जैसे विषयों पर ही केंद्रित रहने के कारण, और ये मैंने आपको बता ही दिया है शुरुआत में कि विज्ञान की तरफ बच्चों का रुझान, वाणिज्य क्षेत्र यानी कॉमर्स की तरफ रुझान, और अभिभावकों का भी प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है विद्यार्थियों पर कि आपको मैथ ही लेनी है, आपको साइंस ही लेनी है, या कॉमर्स से आप करें। और साथ में विद्यार्थियों की भी रुचि होती है। इन विषयों पर ध्यान केंद्रित रहने के कारण हिंदी के प्रति उनमें विशेष अभिरुचि का विकास नहीं होता है। यह स्थिति हिंदी के अध्यापक के लिए एक समस्या है। हिंदी के अध्यापक के लिए एक क्या है? समस्या है, और जिसका निवारण यथासंभव शीघ्र होना चाहिए। अभी तक तो हुआ नहीं है, आगे होगा ये पता नहीं है। लेकिन हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। हिंदी शिक्षण में यह समस्या विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में आती है। वहाँ बच्चों की मातृभाषा कोई स्थानीय बोली होती है, जो हिंदी की बोलियों में तो सम्मिलित की जाती है, लेकिन मानक हिंदी और उस बोली में गहरा अंतर होता है। कक्षा में पढ़ाई जा रही हिंदी और उसके घर की बोली का यह अंतर बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के विकास में अवरोध का कार्य करती है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का, बोलियों का, इनका भी छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। आप उसके क्षेत्र विशेष की भाषा में अगर शिक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो फिर हिंदी भाषा शिक्षण में ये परेशानी या समस्या आने वाली है, सही से उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और व्याकरण की जटिलता देखिए। व्याकरण ज्ञान निश्चित ही भाषा शिक्षण का अविभाज्य अंग है। व्याकरण ज्ञान
यानी व्याकरण का ज्ञान करवाना निश्चित ही भाषा शिक्षण का अविभाज्य, इसको अलग नहीं किया जा सकता इससे। भाषा शिक्षण प्रबल तभी होगा जब आपको व्याकरण का ज्ञान होगा। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि व्याकरण का ज्ञान आपको हो तभी भाषा शिक्षण हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भी भाषा शिक्षण हो सकता है, लेकिन अविभाज्य यानी प्रबल रूप से आप तभी सीख पाएंगे जब व्याकरण का ज्ञान हो। कुछ अध्यापक व्याकरण के गहन अध्ययन के इतने प्रबल पक्षधर होते हैं कि वे व्याकरण ज्ञान को ही भाषा की कसौटी मान लेते हैं कि इसके बिना तो भाषा का शिक्षण संभव ही नहीं है। इस प्रकार का प्रेशर बच्चों पर लगाते हैं कि आपको व्याकरण तो कहीं ना कहीं सीखनी ही होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण को सीखें। और परिणाम क्या मिलते हैं इसके, देखिए परिणामतः व्याकरण विद्यार्थियों के लिए एक नीरस और जटिल विषय बन जाता है। जहाँ पर भी दबाव होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, विद्यार्थियों पर अगर दबाव लगाया जाएगा तो वह नीरसता का कारण बनता है। उसमें बच्चे सही प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं और जटिल विषय अपने आप बन जाता है उनके लिए। इससे विद्यार्थियों की भाषा की अभिव्यक्ति, स्वभाव, एकता और सहनशीलता नष्ट हो जाती है। तो ये व्याकरण की जटिलता ये भी एक चुनौती के रूप में पेश होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये अंतिम पॉइंट है। वैसे तो मित्रों मैंने सभी पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। वर्तमान में हिंदी भाषा शिक्षण में अच्छे अध्यापकों का अभाव एक प्रमुख चुनौती है। अच्छे अध्यापक, आपने विषय की अच्छी पकड़ है, अपने विषय की अच्छी पकड़ है मित्रों, तो उसको अच्छा अध्यापक नहीं माना जाएगा। अच्छा अध्यापक उसी को माना जाएगा जिस क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं, क्षेत्र विशेष में पढ़ा रहे हैं, वहाँ की आपको क्षेत्रीय भाषा आती हो, प्रशिक्षित हों, आप ट्रेंड हों, तो उनको ही अच्छे अध्यापक की श्रेणी में माना जाता है। नहीं तो आप कितना ही बेहतर पढ़ाएं हिंदी को, लेकिन वहाँ की भाषा अंग्रेजी है, तो उन बच्चों के कैसे समझ में आएगा फिर। तो प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव ये भी एक समस्या या चुनौती के रूप में सामने आती है। प्यारा सा ग्रुप आप सभी का SR ग्रुप है, पैशन एजुकेशन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें और आप हमारे चैनल से इसी प्रकार के वीडियो लगातार देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय